तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी हमारा एक्सरसाइज 1.1 चल रहा है, जिसमें हम 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये है आपका 7th क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम से काफ़ी बड़ा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ही आसान है। बस आपको एक काम करना है, वो क्या, मैं जो कुछ भी बताऊँ उसे ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक। क्या बोला जा रहा है इसमें कि आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स 35 स्टूडेंट्स फेल्ड इन MHT-CET। देखो 200 टोटल कितने बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, जिसमें से 35 स्टूडेंट्स किस में फेल हुए, MHT-CET में, ठीक है। ये एक एग्जाम होती है, उसमें वो लोग फेल हो गए। फिर उसके बाद 40 किस में फेल हुए, AI-EEE में फेल हुए, और 40 IIT एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए। मतलब क्या, देखो टोटल कितने बच्चे हैं मैं आपको बताती हूँ। टोटल बच्चे कितने हैं, 200, जिसमें से 35 बच्चे किस में फेल हुए हैं, MHT-CET में, ठीक है। ये टोटल बच्चे हैं। 35 इसमें फेल हुए, उसके बाद 40 फेल हुए किसमें, AI-EEE में, उसके बाद 40 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं IIT एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके आगे और कुछ भी दिया है, ध्यान से देखो इधर। 20 फेल्ड इन MHT-CET एंड AI-EEE। और देखो इसमें से ऐसे बच्चे हैं ना जो ये दोनों एग्जाम में फेल हुए, यानी MHT-CET और AI-EEE दोनों में फेल हुए। कितने बच्चे, 20 बच्चे, यानी 20 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों एग्जाम में फेल हुए, इसमें भी हुए और इसमें भी हुए, ठीक है। फिर आगे क्या है, एंड 15 इन, ये वाला हो गया। अच्छा यहां तक हमने रीड किया था ना। अब आगे देखो 17 इन AI-EEE एंड IIT एंट्रेंस, यानी कि 17 बच्चे ऐसे हैं जो इसमें और इसमें फेल हुए, यानी AI-EEE में भी फेल हुए और IIT में भी फेल हुए, ठीक है। फिर आगे देखिएगा 15 इन MHCET एंड IIT एंट्रेंस, और देखो 15 बच्चे ऐसे हैं जो ये दोनों एग्जाम में फेल हुए, यानी MHT-CET और IIT में फेल हुए। कितने बच्चे, 15 बच्चे, ठीक है। फिर आगे क्या है कि एंड 5 फेल्ड इन ऑल 3 एग्जामिनेशन, और 5 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों के तीनों एग्जाम में फेल हुए, यानी इसमें भी और इसमें भी। कितने ऐसे बच्चे हैं, 5 बच्चे ऐसे हैं जो इसमें भी फेल हुए, इसमें भी फेल हुए और इसमें भी फेल हुए हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। अभी इसकी मदद से हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन, यानी वो बच्चे जो किसी भी एग्जाम में फेल ही नहीं हुए। और दूसरा हमें क्या बताना है, फेल्ड इन AI-EEE और IIT एंट्रेंस, और हमें ये बताना है कि वो बच्चे जो इसमें और इसमें क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो कैसे करोगे, काफी इजी है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई ना। देखो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो, क्योंकि हम सेट से रिलेशन कर रहे हैं तो सेट का तो यहाँ पे यूज होगा ही, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट सेट A बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन MHT-CET, ठीक है। जो हमारा सेट A है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, वो ना उन बच्चों का सेट है जो फेल हुए हैं इस MHT-CET एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखोगे सेट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन, इसको मिटा देती हूँ, हु फेल्ड इन MHT-CET, ठीक है। ये आपको ऐसे बना करके बताना नहीं है, ये तो आपके समझने के लिए था, ठीक है। वैसे अगर आप इसको दिखाना चाहो तो ऐसे वेन डायग्राम के फॉर्म में दिखा सकते हो। अभी आपको वेन डायग्राम भी बना करके बता दूंगी, पहले ऐसे हम लोग करते हैं। वैसे वो बनाने की जरूरत नहीं है, इतना लिखा बस काफी है, ठीक है, फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद सेट B हम किसको कंसिडर करेंगे, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन AI-EEE। तो लिखते हैं यहाँ पे सेट ऑफ स्टूडेंट्स who failed in AI-EEE, ठीक है। चलो इसको मिटा ही देती हूँ, AI-EEE, ठीक है। फिर उसके बाद सेट C हम कंसिडर कर लेते हैं, किसको कंसिडर करेंगे, देखो सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन IIT। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेट ऑफ स्टूडेंट्स who failed in IIT, ठीक है।
और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल सेट आपका x हो जाएगा, है ना, x बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, इतना आपने लिख लिया। अब उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको आप लाइन से लिखते जाइए। तो यहाँ पे देखो टोटल कितने बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, यानी कि n ऑफ x क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 200 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 35 बच्चे ऐसे हैं जो MHT CET में फेल हुए, यानी कि n ऑफ a क्या होगा, क्योंकि a सेट क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन MHT CET, ठीक है, तो n ऑफ a क्या हो जाएगा 35, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं, चाहिए तो यहाँ पे आप डायग्राम बना करके ही करो, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है तो डायग्राम बनाओ ना अच्छे से। इधर ये आपका यूनिवर्सल सेट जिसमें टोटल कितने बच्चे, 200 बच्चे हैं, ठीक है, तो ये समझिए कि ये उन बच्चों का सेट है जो MHT CET में फेल हुए। तो कितने बच्चे फेल हुए हैं, 35 बच्चे फेल हुए, यहाँ पे 35 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो सेट बी है ये किन बच्चों का सेट है, जो बच्चे AIEEE में फेल हुए हैं, ठीक है, इसको हमने ए कंसिडर कर लिया, ये MHT CET वालों का है, ओके। और उसके बाद ये दूसरा सेट है सेट बी, ओके, ये सेट बी है और ये आपका सेट सी है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये तीनों मिला करके क्यों बना रही हूँ, क्योंकि देखो ना इन्फॉर्मेशन दी गई है ना इसमें कि कोई बच्चे हैं जो इन दोनों में फेल हुए, कोई बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए, ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऐसे इंटरसेक्ट करके इन लोगों को ये सेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है कि 40 बच्चे ऐसे हैं जो AIEEE में फेल हुए हैं, ठीक है, तो ये ना AIEEE बच्चों का सेट है, ठीक है। तो कितने बच्चे फेल हुए, 40 बच्चे ऐसे हैं जो AIEEE में फेल हुए हैं। उसके बाद 40 बच्चे ऐसे हैं जो IIT एंट्रेंस में फेल हुए हैं, तो n ऑफ c क्या हो जाएगा यहाँ पे 40, ठीक है, 40 बच्चे ऐसे हैं जो इसमें फेल हो गए हैं, ठीक। अब उसके आगे क्या बोला जा रहा था कि 20 फेल्ड इन MHCET एंड AIEEE। अब देखो 20 बच्चे ऐसे हैं जो MHT CET में भी फेल हुए हैं और AIEEE में भी फेल हुए हैं, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 20। अभी इंटरसेक्शन हम लोग सेट के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाते हैं ना, n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। बात समझ में आई कि नहीं, ये ऐसे बच्चे हैं जो इसमें भी फेल हुए और इसमें भी फेल हुए, दोनों के दोनों में फेल हुए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे क्या है, देखो 17 इन AIEEE एंड IIT एंट्रेंस। अब देखो 17 बच्चे ऐसे हैं जो इसमें भी फेल हुए और इसमें भी फेल हुए, 17 बच्चे ऐसे जो इसमें भी, यानी ये क्या हो गया, दिस पार्ट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स, ओके। तो आप कैसे लिखोगे, n ऑफ b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू 17, ओके। फिर आगे क्या है, 15 इन MHT CET एंड IIT एंट्रेंस, यानी कि 15 बच्चे ऐसे हैं जो इसमें भी फेल हुए और इसमें भी फेल हुए, दोनों में दोनों, ठीक है, दोनों के दोनों में फेल हो गए। तो इसको आप कैसे दिखाओगे, n ऑफ c इंटरसेक्शन a, ठीक है, a इंटरसेक्शन c लिखो या फिर c इंटरसेक्शन a, ओके चलेगा। तो कितना आ रहा है 15 बच्चे ऐसे हैं जो इन दोनों में फेल हो गए हैं, ठीक है। अब आगे क्या है कि 5 फेल्ड इन ऑल 3 एग्जामिनेशन। अब देखो 5 ऐसे बच्चे हैं जो तीनों के तीनों में फेल हुए, इसमें भी फेल हुए, इसमें भी, तो वो जो 5 बच्चे वो कहाँ पे आएंगे, जहाँ पे तीनों का इंटरसेक्शन होगा, यानी कि सेट ABC ये है ना, देखो दिस पार्ट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 सेट्स, दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पे लिख दो 5, यानी कि अभी आप इसको लिख करके कैसे दिखाओगे, ऐसे n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ये तीनों का इंटरसेक्शन है ना, तीनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे, दिखाई दिया आपको, तो इसको आप लिख दीजिए 5, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने क्वेश्चन में से लिख ली, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया गया था, बाकी और कुछ नहीं है, समझ में आया। अब इतना आपको मिल गया ना, बस अब आप आंसर निकाल सकते हो। सबसे ज्यादा मेन यहाँ पे काम क्या था, ये सारी इन्फॉर्मेशन को निकालना, ये निकाल लिया एक बार, बस अब आपको आंसर मिलेगा। देखो हमें बताना है डिड नॉट फेल्ड इन एनी एग्जामिनेशन, यानी वो स्टूडेंट जो किसी भी एग्जाम में फेल नहीं हुए हैं। तो कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहला काम आप क्या करोगे पता है, आप ना वो स्टूडेंट्स निकालो जो किसी ना किसी एग्जाम में फेल हुए हैं। मतलब क्या, वो या तो इसमें फेल हुए या फिर इसमें या फिर इसमें, मतलब वो फेल हुए हैं, चाहे MHT CET में, चाहे AIEEE में, या फिर चाहे IIT एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो वो आप कैसे निकालोगे, क्या करोगे, आप तीनों का यूनियन निकालोगे। यूनियन मतलब क्या, यूनियन मतलब क्या होता है, और होता है ना, सब कुछ उसमें आता है। यूनियन आपने सीखा है ना, अभी पिछले सम में हमने किया था यूनियन वाला, ठीक है।
तो क्या करेंगे हम यहाँ पे यूनियन निकालेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ये सेट उन बच्चों का हो जाएगा जो किसी ना किसी एग्जाम में तो फेल हुए ही हैं। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए हमने कोई अलग से फॉर्मूला नहीं सीखा है, पर कोई बात नहीं, जो फॉर्मूला आपने सीखा है उसी के साथ मैं आपको ये बताने की कोशिश करती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, देखो यहाँ पे ए है ना, तो सबसे पहले लिखोगे एन ऑफ ए, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, बी है ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे एन ऑफ बी, प्लस सी है ना, तो इधर क्या लिखोगे, एन ऑफ सी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब उसके बाद आपको माइनस करना है, क्या माइनस करना है, इधर देखो यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी है, तो यूनियन यहाँ से हट जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आप माइनस करोगे, फिर माइनस करोगे किसको, यहाँ पे देखो बी सी है ना, ये तो हो गया, बी यूनियन सी है, तो ये यूनियन हटा दोगे, इंटरसेक्शन हो जाएगा एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और फिर क्या आएगा, ये दोनों देखो, ये दोनों लिया, ये दोनों लिया, अभी ये दोनों को नहीं लिया है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी लेंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और फिर आपको पता है क्या करना है, इसमें ना प्लस करना है, क्या प्लस करना है, यहाँ पे देखो ये यूनियन था ना, तो अभी इंटरसेक्शन ले लोगे ऐसे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला। क्या करना है, देखो पहले ए है तो ए को लिखना, फिर बी है तो बी को लिखना, फिर सी है तो सी लिखना। ठीक है, फिर यहाँ पे यूनियन था ना, तो सबका इंटरसेक्शन लिखना, तीनों का ऐसे, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी। ओके, याद कर लो ना, ये फॉर्मूला है। ठीक है, समझ करके याद करोगे, आपको याद हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, चलिए करते हैं। एन ऑफ ए इज, कहाँ गया, एन ऑफ ए 35, सो राइट डाउन हियर 35, एंड एन ऑफ बी इज 40, एन ऑफ सी इज 40, फिर माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 20, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज 17, माइनस एन ऑफ बी, ये तो हो गया ना, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा, यहाँ पे आप बोलोगे सी इंटरसेक्शन ए है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो ना, ये इंटरसेक्शन सी करके चलेगा, ऐसे लिख दो, बात तो वही हुई ना, ए इंटरसेक्शन सी या फिर सी इंटरसेक्शन ए। ओके, तो कितना है 15, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है, यहाँ से ले लो वैल्यू 5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो जो नंबर्स भी प्लस में उनको सबसे पहले प्लस कर दीजिए, फिर माइनस वालों को एक साथ लेकर के आप माइनस कर देना। चलो करते हैं, देखो क्या होगा, 40 40, अच्छा 5 को इधर ले लो, तो 40 40 80 120, यहाँ पे 120 हो जाएगा, फिर माइनस करना है। अब इन सभी को प्लस करो, तो कितना होगा, देखो इधर से पहले 20 और 15 ले लोगे तो 35, और यहाँ पे 7 5 12, ठीक है, फिर यहाँ से 3 4 52 आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे 52। ओके, आप लोग करके देख लीजिएगा, यही आएगा। तो फिर यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर 10 में से 2 गया 8, और फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 11 में से 5 जाएगा तो 6, मतलब 68 आया। क्या आया यहाँ पे 68, यानी कि 68 बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में तो फेल हुए ही हैं। लेकिन हमें ये थोड़े ना बताना, हमें तो ये बताना है कि जो बच्चे किसी भी एग्जाम में फेल नहीं हुए, तो मिल सकता है ना आपको। देखो 68 बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में तो फेल हुए ही हैं, चाहे इसमें किसी ना किसी एग्जाम में फेल हुए हैं। तो ना फेल होने वाले कितने बच्चे, क्या करोगे, टोटल में से 68 को माइनस कर दोगे, क्योंकि ये फेल वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो जब 200 में से इसको माइनस करोगे तो आपको पास वाले बच्चे मिल जाएंगे ना। चलो इसको एक बॉक्स में कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी हम क्या लिखेंगे पता है, यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर डाल के लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who did not failed in any examination, in any examination, ठीक है, failed in any examination। तो ये कैसे आएगा, अभी तो बताया, टोटल में से इसको माइनस कर दीजिए, है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, देखो एन ऑफ एक्स, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें से माइनस करोगे किसको, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी को। वेरी सिंपल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो एन ऑफ एक्स इज 200 माइनस 68 कर दो, देन आंसर वुड बी 10 में से 8 गया 2, फिर इधर 9 में से 6 गया 3, और इधर 132 बराबर है। हाँ जी, सही है ना। देखो इधर 10 में से 8 गया 2, इधर कितना 9 में से 6 गया 3, इधर 132 बच्चे ऐसे हैं जो
किसी भी एग्जाम में फेल नहीं हुए, यानी फेल वाले बच्चे कम हैं और पास वाले बच्चे ज़्यादा हैं, है ना। यहाँ पे हर जगह फेल फेल लिखा था तो ऐसा लग रहा था कि फेल वाले बच्चे ज़्यादा होंगे, लेकिन पास वाले बच्चे ज़्यादा है ना। वैसे तो आपके स्कूल के एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, जो फेल वाले बच्चे रहते हैं वो कम होते हैं और पास वाले बच्चे ज़्यादा रहते। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, ओनली 68 स्टूडेंट्स आर फेल्ड, बाकी सभी क्या हैं, बाकी बचे हुए पास हो गए हैं, 130 स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये हमने पहले का आंसर बता दिया, ये डिड नॉट फेल्ड इन एनी एग्जामिनेशन, यहाँ पे आ चुका है 132। इसको आप ऐसे बॉक्स में कर दीजिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इतना समझ में आया तो आगे का तो आप खुद से भी कर सकते हो। पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है, फेल्ड इन AIEEE और IIT। अच्छा एक बात बताइए, और आया मतलब क्या होता है स्टूडेंट, यूनियन होता है, याद रखना चाहिए तो लिख करके रखो, बार बार बताती हूँ आपको। और रहा मतलब यूनियन, ठीक है। और अगर एंड रहा मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे क्या है, हमें वो बच्चे बताने हैं जो AIEEE और IIT एंट्रेंस एग्जाम में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। ठीक है, मतलब हमें यूनियन बताना है, इसका और इसका यूनियन। तो इस सेट को हमने क्या कंसिडर किया, बी यूनियन सी हमको बताना है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन AIEEE और IIT एंट्रेंस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन AIEEE और IIT एंट्रेंस। मतलब आपको फाइंड आउट क्या करना है, देखो ये फाइंड आउट करना है, N ऑफ B यूनियन C आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या करोगे, देखो यहाँ पे B है तो सबसे पहले N ऑफ B लिखोगे, राइट। उसके बाद प्लस, फिर इधर C है तो क्या लिखोगे, N ऑफ C लिखोगे। उसके बाद आप माइनस करोगे किसको, यहाँ पे B यूनियन C है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B इंटरसेक्शन C आ जाएगा। अभी एक काम करो, वैल्यूज पुट करो यहाँ पे। तो N ऑफ B कितना है, 40 है, प्लस N ऑफ C इज ऑल्सो 40, N ऑफ B इंटरसेक्शन C इज 17। अब 40 80 हो जाएगा, 80 माइनस 17 कर दो तो 10 में से 7 गया 3, 7 में से 1 जाएगा तो 6, यानी 63 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो AIEEE और IIT एंट्रेंस एग्जाम में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। समझ में बात आई आपको। तो ये था इसका सॉल्यूशन, सब कुछ हमने निकाल लिया। देखा आपने ये सॉल्यूशन कितना इजी था, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन कोई बात नहीं। आप 2 बार इसकी प्रैक्टिस करो, 2 बार समझो, बस कम से कम 2 बार, आपको फटाक से समझ में आ जाएगा, समझे। एक बार में नहीं आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा, थोड़ा रिवर्स जा करके। ओके, तो यहाँ पे फाइनली आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसको लिखिए। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखिए ये है आपका 8th क्वेश्चन। तो चलिए इसको भी समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि फ्रॉम अमंगस्ट 2000 लिटरेट इंडिविजुअल्स ऑफ अ टाउन, यानी कि देखो कितने लिटरेट पीपल है, तो 2000, ओके। जिसमें से 70% क्या करते हैं ना, मराठी न्यूज़पेपर रीड करते हैं, यानी मराठी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और 50% लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, और 32.5% इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, मराठी भी पढ़ते हैं और इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, मतलब दोनों के दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, इधर देखो क्या लिखा है, बोथ मराठी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। अभी इसकी मदद से हमें क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, यानी कि मतलब एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं, वो हमको बताना है। और दूसरा नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, यानी दोनों में से कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। और यहाँ पे है कि ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, यानी बस एक, या तो मराठी या फिर इंग्लिश, बस एक ही न्यूज़पेपर। तो कैसे करोगे, चलो करते हैं हम इसको। यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन, जो भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट सेट एक्स को हम कंसिडर कर लेते हैं सेट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेट ऑफ ऑल लिटरेट इंडिविजुअल्स। लिटरेट यानी क्या होता है, पढ़े लिखे होना, है ना, लिटरेट इंडिविजुअल्स, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम सेट ए किसको कंसिडर करेंगे स्टूडेंट, जो
क्या करते हैं ना, जो मराठी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक काम करते हैं, उसको एम कंसिडर करते हैं, मराठी वाले को एम और इंग्लिश वाले को ई। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, आपकी मर्जी, ABC कर सकते हो, MNO, कुछ भी करो, ठीक है। सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल लिखना। कोई भी आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट ले सकते हो, अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर। तो यहाँ पे मराठी है इसलिए मैंने एम ले लिया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी सेट ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑल नहीं लिखेंगे, सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड मराठी न्यूज़पेपर, सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड मराठी न्यूज़पेपर, मराठी न्यूज़पेपर्स, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद ई हम कंसिडर कर लेते हैं। ई क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, हु रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखिए समझिए इसको ध्यान से। एक्स मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल लिटरेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। एक्स क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। फिर ये सेट एम किन इंडिविजुअल्स का सेट है, जो क्या करते हैं, मराठी न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। और ई सेट कौन से लोगों का है, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि 70% इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो मराठी न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, यानी कि एन ऑफ एम यहाँ पे क्या आएगा, तो 2000 का टोटल कितने लोग हैं, 2000 लोग हैं ना, तो इसका आप 70% निकालिए, 2000 का 70%, 2000 इंटू 70 अपॉन 100, 0 कट गया, 0 कट गया, यानी 1400 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, मराठी न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। एन ऑफ एम क्या है, 1400, याद रखिएगा। उसके बाद इंग्लिश न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं, 50% लोग, यानी कि एन ऑफ ई क्या करोगे आप, 2000 का कितना परसेंट, 50%, तो 2000 का 50% क्या आ जाएगा, 1000, यानी 1000 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, ठीक है। और देखो इतने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, दोनों ही पेपर पढ़ते हैं, यानी कि एन ऑफ एम इंटरसेक्शन ई क्या आ जाएगा, क्या आएगा, 2000 का 32.5%, 2000 का 32.5%, ओके। अब इसको सॉल्व करो तो कैसे होगा, देखो ध्यान से, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, अभी इसको मल्टीप्लाई करो, 2 5 ज़ा 10, फिर इधर 2 2 ज़ा 4 1 5 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 0 है तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट। मतलब 650 लोग ऐसे हैं जो दोनों ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मराठी भी पढ़ते हैं और इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। तो जो भी क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी गई थी सब कुछ हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके ये क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर हम लोग उनके आंसर लिखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमें क्या बताना है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, यानी दोनों में से कोई ना कोई तो न्यूज़पेपर पढ़ते ही हैं, मराठी पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश पढ़ते हैं या फिर दोनों भी पढ़ते हैं। मतलब हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, बताइए, एम यूनियन ई। क्यों एम यूनियन ई, क्योंकि देखो एम यूनियन ई का मतलब क्या, वो सुनो, जैसे यहाँ पे दो सेट है, आप समझो ध्यान से, एम और ये हो गया आपका ई, ठीक है। तो एम यूनियन ई का मतलब क्या होगा, सेट ए के अंदर, सेट एम के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो भी आएंगे, सेट ई के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो भी आएंगे, और जो दोनों में होंगे वो भी आएंगे। मतलब इससे आपको क्या समझ में आए, सबके सब एलिमेंट्स आ रहे, ठीक है, जो इन दोनों सेट में है सबके सब आ रहे, ठीक है। और हमें वही तो बताना है, क्या बताना है कि एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, यानी ऐसे लोग जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं ना। अगर दो पढ़ा तो और अच्छी बात, दो पढ़ा तो ठीक है वो भी आएगा, लेकिन कम से कम एक तो पढ़ते हैं, यानी हमें एम यूनियन ई फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे हम डालेंगे नंबर 1 और क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स अच्छे से लिखती हूँ थोड़ा, who read at least one of the newspapers, okay, at least one of the newspapers। मतलब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है, एन ऑफ एम यूनियन ई हमको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, पहले एम है तो क्या लिखोगे, एन ऑफ एम
प्लस एन ऑफ ई, उसके बाद माइनस करोगे किसको, सिंपल है, देखो यहाँ पे यूनियन है ना तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, एम इंटरसेक्शन ई को आप माइनस कर दोगे। अभी वैल्यूज पुट करो, एन ऑफ एम कितना है, इधर से देखो इधर 1400, फिर माइनस एम ऑफ एन ऑफ एम इंटरसेक्शन ई कितना है, अच्छा ये एन ऑफ ई कितना है, ये देखो यहाँ पे 1000, अच्छा प्लस करना था, फिर हम माइनस करेंगे किसको, इसको, तो इसका आंसर देखो 650 आया है। चलो अभी आप लोग इसको माइनस, मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे फिर माइनस, तो 2400 में से 650 को माइनस करोगे तो समझो इन दोनों को प्लस किया तो 2400 आता है। देखो इधर पूरा लिख करके बताती हूँ अच्छे से, इन दोनों को अगर प्लस किया ना तो 2400 आता है, इसमें से आप 650 को माइनस कर दो तो क्या आएगा 0, और 10 में से 5 गया 5, 13 में से 6 जाएगा तो 13, 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 7 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 1, यानी 1750 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं। तो यहाँ पे हमने जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर हमने बता दिया, देखो एन ऑफ एम यूनियन ई हमने बता दिया है, इसको मिटा दीजिए, इसे आपको ऐसा बना करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए पहला वाला तो हो चुका है, अभी दूसरा वाला देखते हैं, आपको इजी लग रहा है कि नहीं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना इजी लगे तो। अच्छा इसमें से बताइएगा कि एक्सरसाइज 1.1 में से आपको कौन सा सम सबसे इजी लगा। अभी मैंने पूरा सिखाया नहीं है पर सिखाती हूँ, उसके बाद बताना कमेंट करके, ठीक है। तो अभी भी आगे के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए ना, क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 वो भी बता दूंगी, फिर आप कमेंट करके बताना आपको कौन सा सम इजी लगा। वैसे ये भी इजी ही लग रहा होगा, बस 1 से 2 बार अच्छे से समझो तो सही, ठीक है। चलो अभी दूसरा देखते हैं। दूसरा हमको क्या बताना है कि नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, यानी वो लोग जो ना ही मराठी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और ना ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये कैसे बताओगे। देखो यहाँ पे डालना दूसरा नंबर, फिर यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। देखो आपको एग्जाम में ऐसे ही लिख करके दिखाना चाहिए, पूरा आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे ना, एकदम अच्छे से सजा सजा के लिखने का। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड, हु नाइदर रीड, ओके, हु यहाँ पे लिखो नाइदर मराठी, हु रीड, अच्छा रीड तो यहाँ पे आएगा हु रीड नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। मतलब दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, वो लोग कुछ पढ़ते ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना है, देखो आपको ये बताना है एन ऑफ, अब सुनिएगा ध्यान से, वो ना ही मराठी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे पता है आपको, एम डैश, मतलब एम डैश का मतलब क्या, एम डैश का मतलब क्या, जो मराठी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, और जो ना ही क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा ई डैश, ठीक है। याद रखो, समझने का प्रयास करो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे यूनियन आएगा कि इंटरसेक्शन आएगा, तो हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, मतलब ना ही मराठी पढ़ते ना ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते, वो हमको पता नहीं, यानी हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा पता है आपको, यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन। तो आपको समझ में आया ये मैंने कैसे लिखा, देखो एक बार फिर से आपको बता दूं क्या बोला गया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड नाइदर मराठी, जो मराठी भी नहीं पढ़ते, एम डैश, और जो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते हैं, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा ऐसे, मतलब ये वाला साइन आ जाएगा ऐसे वाला इंटरसेक्शन वाला, ठीक है, एम डैश इंटरसेक्शन ई डैश। अब देखो हमने डी मॉर्गन लॉ में देखा था, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डैश है यहाँ पे डैश है, जिसको हम हटा सकते हैं इस तरीके से, एन ऑफ एम, जब ये डैश यहाँ से बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम यूनियन ई हो जाएगा, और फिर यहाँ पे डैश आ जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ आपको पता है कि नहीं, मैंने पहले भी बताया था, पहले वाले लेक्चर्स में याद करो, इसके पीछे वाले में ही तो बताया था, याद करने की कोशिश करो, नहीं तो जा करके एक बार देखो, आपने जहाँ पे सारे फॉर्मूले लिख करके रखे हुए वहाँ पे डी मॉर्गन लॉ भी मैंने बताया था एकदम, मुझे अच्छे से कंफर्म है। अच्छा नहीं बताया होगा ना, मैंने बताया था, लेकिन फिर भी समझिए आप भूल गए हैं, तो आप पेज नंबर 6 पे जा करके देखिए डी मॉर्गन्स लॉ, उसमें देखो क्या दिया है, ऐसे दिया है ए यूनियन बी, देखो ऐसे दिया है, एक बार फिर से बता देती हूँ अगर आप भूल गए हो तो भी, देखो ए यूनियन बी ऐसे करके दिया है, ए यूनियन बी डैश, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए डैश, और फिर ये यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा बी डैश, ठीक है। तो ये क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ होता है।
तो अब समझिए ऐसा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ऐसा ही था एम डैश इंटरसेक्शन ई डैश, तो मैंने क्या किया, ये डैश को यहाँ से हटा दिया, ऐसे लिख दिया, इंटरसेक्शन को यूनियन में कर दिया, एम यूनियन ई डैश, ठीक है। तो ये हो गया डी मॉर्गन लॉ की हेल्प से मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब देखो इसके लिए भी मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको ये वैल्यू चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, पता है, देखो फॉर्मूला मतलब हर एक फॉर्मूला आप याद करके रखो, तभी आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो इसका फॉर्मूला पता है क्या था, एन ऑफ एक्स माइनस, क्या माइनस करेंगे पता है आपको, देखो बताती हूँ, एन ऑफ एम यूनियन ई को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एन ऑफ एम यूनियन ई डैश। ओके, तो अब एन ऑफ एक्स कितना है, एन ऑफ एक्स कहीं पे लिखा था क्या हमने, एन ऑफ एक्स नहीं लिखा है ना, चलो यहाँ पे लिख दो एन ऑफ एक्स, यानी टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं, 2000। ओके, तो ये हो गया 2000 एन ऑफ एक्स, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2000 माइनस एन ऑफ एम यूनियन ई, एम यूनियन ई कितना है, ये देखो अभी अभी निकाला था 1750, चलो अब माइनस कर दो, तो 0 में 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 1 में से 1 जाएगा तो 0, मतलब 250 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो ना ही मराठी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और ना ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी कि एन ऑफ एम डैश इंटरसेक्शन ई डैश क्या आ गया, 250, ठीक है, यानी वो लोग जो ना ही मराठी पढ़ते हैं और ना ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। चलो इसको एक बॉक्स में कर देते हैं ऐसे, ठीक। चलिए ये दूसरा वाला भी हो गया फाइनली। अब तीसरे वाली की बारी है। इसमें क्या बोला जा रहा है, ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी कि कोई एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते, या तो वो इंग्लिश पढ़ते या फिर मराठी पढ़ते, दोनों एक साथ नहीं, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो ये भी बहुत ही आसान है, थोड़ा सा इधर दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। तीसरा हमको क्या बताना है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स who read only one of the newspaper, only one of the न्यूज़पेपर्स, ठीक है। एक बात सुनिएगा, अभी आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या है, ओनली वन मतलब कोई एक, और यहाँ पे क्या बोला गया था, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी कम से कम एक न्यूज़पेपर, उससे ज्यादा हुआ तो भी चलेगा, एटलीस्ट है ना, तो कम से कम एक तो होना ही चाहिए, और उससे ज्यादा हुआ तो भी चलेगा। और यहाँ पे देखो एग्जैक्टली बोला जा रहा है कि ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। तो अब ये हमको कैसे मिलेगा, जो क्या करते हैं, बस कोई एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या तो मराठी या फिर इंग्लिश। तो क्या करेंगे हम, पता है आपको, ये जो हमको मिला है ना एन ऑफ एम यूनियन ई, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कोई ना कोई न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही है। सुनना ध्यान से, ये जो है ना एन ऑफ एम यूनियन ई, इसका मतलब क्या हुआ कि वो पर्सन जो क्या करते हैं, जो मराठी न्यूज़पेपर मतलब या तो मराठी पढ़ते या फिर इंग्लिश पढ़ते, कोई ना कोई न्यूज़पेपर तो पढ़ने वाले ये लोग हैं, ठीक है। कितने लोग हैं, 1750। चलो यहाँ पे मैंने 1750 ये लो लिख भी दिया, ओके। अब सुनना ध्यान से, ये जो यहाँ पे 650 लोग हैं, 650 कहाँ पे आया था, अभी अभी हमने कहीं पे निकाला था ना, हाँ ये देखो, ये देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग जो दोनों ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, समझने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे समझने की बात है, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही लिख दूँ तो आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे, इसीलिए बस मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये कौन लोग हैं जो दोनों में से एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही, या तो मराठी पढ़ते या फिर इंग्लिश पढ़ते या फिर दोनों ही पढ़ते, वो लोग हैं, ठीक है। इसमें सब लोग आ जा रहे हैं, हाँ, सब लोग, मराठी वाले भी, दोनों वाले भी और इंग्लिश वाले भी, सब लोग आ रहे हैं। तो इसमें से हम क्या करेंगे, अगर हम दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वालों को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ना जो क्या करते हैं, बस एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम, इसमें से माइनस कर देंगे, एन ऑफ एम इंटरसेक्शन ई को माइनस कर देंगे, समझे। ये पूरे हैं जो मराठी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, दोनों भी पढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, दोनों भी पढ़ने वाले को माइनस कर दिया, जो मराठी पढ़ते हैं इंग्लिश भी पढ़ते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं इसमें से, ठीक है। तो ये एम इंटरसेक्शन ही कितना आया था, 650, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 650। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 0 में 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में 6 गया 1, और फिर यहाँ पे 1, यानी 1100 लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या तो इंग्लिश पढ़ते हैं या फिर मराठी पढ़ते हैं, ठीक है। एक ही बोला गया था ना, ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर।
तो ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने इंडिविजुअल्स हैं? 1100। बात समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं समझ आ रही तो एक बार फिर से समझो, अगर समझ में आ गई तो वीडियो आगे करके जाके देखो। ये समझो M है, ये आपका E है, ठीक है। तो देखो दोनों पढ़ने वाले कितने हैं? दोनों मतलब सब के सब आ रहे, ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, ये भी आ रहे। कितने आ रहे? 1750 लोग हैं, ठीक है। जो इसमें आ रहे वो भी इसमें है, फिर ये पूरे के पूरे आ रहे हैं। मुझे क्या बताना है? मुझे ये बताना है कि जो बस ये पढ़ते, जो बस मराठी न्यूज़पेपर पढ़ते हो और जो बस इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो, यानी कि जो कोई एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ठीक है, मराठी या फिर इंग्लिश। समझ में आ रही है कि नहीं? जो मराठी पढ़ते हैं ना वो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो मराठी नहीं पढ़ सकते, ऐसे लोग हमको बताने। तो क्या किया मैंने, इन दोनों में से देखो ये जो पूरा यहाँ पे था 1750, जिसमें ये तीनों भी आ गए थे, ये पार्ट भी आ गया था। तो मैंने क्या किया, ये बीच वाला जो पार्ट था ना, ये जो इतने लोग थे जो दोनों ही पढ़ रहे थे, ये भी पढ़ रहे थे, ये भी पढ़ रहे थे, उनको मैंने इसमें से घटा दिया। तब मुझे मराठी पढ़ने वाले लोग मिल गए और इंग्लिश पढ़ने वाले यहाँ पे लोग मिल गए, ठीक है। तो बस ये था यहाँ पे समझाना चाहती थी मैं आप लोग को, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और जब भी एग्जाम में ऐसे सम्स आए तो आप लोग सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है, काफी इजी था। अब हम सॉल्व करेंगे 9th क्वेश्चन। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इन अ हॉस्टल, यानी कि एक हॉस्टल में 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाय पीते हैं और 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मिल्क पीते हैं और 10 बच्चे ऐसे हैं जो बोथ टी एंड कॉफ़ी, यानी चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। उसके बाद 8 बच्चे ऐसे हैं जो मिल्क एंड कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है, मिल्क भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। नन ऑफ देम टेक टी एंड मिल्क, मतलब टी और मिल्क पीने वाले कोई भी बच्चे नहीं है, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो चाय भी पीता हो और दूध भी पीता हो, ठीक है। एंड एवरीवन टेक्स एटलीस्ट 1 बेवरेज, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक बच्चा, जितने भी बच्चे उस हॉस्टल में है ना, हर कोई कुछ ना कुछ तो पीता ही है। यहाँ पे क्या लिखा है? एटलीस्ट 1 बेवरेज, मतलब कम से कम एक चीज तो पीता ही है, या तो चाय पिएगा या फिर कॉफी पिएगा या फिर दूध पिएगा। तो हमको बताना क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल, यानी वो हॉस्टल में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हमको बताना है। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेट यहाँ पे कंसिडर करेंगे। यहाँ पे लिखिए लेट सेट ए बी सी ले लेते हैं। चलो लेट सेट ए, ठीक है। तो सेट ए कौन से बच्चों का सेट हो जाएगा? जो चाय पीने वाले बच्चे उनका। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक टी, ठीक है, जो क्या पीते हैं? टी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सेट बी कंसिडर कर लेते हैं। तो सेट बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक कॉफ़ी, ठीक है, जो क्या पीते हैं? कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी पीने वाले बच्चों का सेट क्या है? सेट बी। और चाय पीने वाले बच्चों का सेट क्या है? सेट ए, ठीक है। और फिर दूध पीने वाले भी बच्चे हैं ना, तो सेट सी भी यहाँ पे आएगा। तो ये सेट सी किन बच्चों का हो जाएगा? दूध पीने वालों का। तो सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक मिल्क, ठीक है, ये दूध पीने वाले बच्चों का सेट है, राइट। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एन ऑफ ए कितना दिया है, यानी चाय पीने वाले कितने बच्चे हैं बताइए? चाय पीने वाले बच्चे हैं 25, तो यहाँ पे एन ऑफ ए मैंने 25 लिख दिया। उसके बाद 20 बच्चे ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, यानी कि एन ऑफ बी कितना है? 20। फिर 15 बच्चे ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, यानी एन ऑफ सी क्या हो जाएगा? 15, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। उसके आगे देखिएगा क्या बोला जा रहा था कि 10 स्टूडेंट्स टेक बोथ टी एंड कॉफी, यानी 10 बच्चे ऐसे हैं जो टी भी पीते हैं। देखो टी भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। जैसे समझिए कि ये जो आपका सेट है ना, ये सेट ए है और ये आपका सेट बी है, ठीक है, सेट बी है। तो देखो सेट ए मतलब चाय पीने वाले बच्चों का सेट और सेट बी मतलब कॉफी पीने वाले बच्चों का सेट। यहाँ पे क्या बोला गया कि 10 बच्चे ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं कॉफी भी पीते हैं, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन। 10 बच्चे ऐसे हैं जो चाय भी पियेंगे कॉफी भी पियेंगे, यानी ये क्या है? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया? 10, ठीक। फिर आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है। चलो ये तो हो गया। 8 स्टूडेंट्स टेक बोथ मिल्क एंड कॉफी, और 8 बच्चे ऐसे हैं जो मिल्क पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। मतलब सेट बी, और यहाँ पे एक और सेट हम बनाते हैं सेट सी, ऐसे बनाते हैं सेट सी, ठीक है। तो
सेट सी मतलब क्या, वो बच्चे जो दूध पीते। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, वो बच्चे, कितने बच्चे हैं, 8 ऐसे बच्चे हैं जो कॉफी भी पीते हैं एज वेल एज दूध भी पीते हैं। मतलब सेट बी और सेट सी का इंटरसेक्शन होगा। 8 बच्चे ऐसे हैं जो ये भी पियेंगे, यानी कॉफी भी पीते हैं और मिल्क भी पीते हैं। मतलब एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी क्या है स्टूडेंट, 8 है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बस ऐसे डायग्राम की हेल्प से समझने का प्रयास करो, आपको समझ आएगा। फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि नन ऑफ देम टेक टी एंड मिल्क बोथ, यानी ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो टी और मिल्क दोनों पीता हो। मतलब कि सेट ए और सेट सी का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, यानी 0। तो यहाँ पे लिख दो सेट ए इंटरसेक्शन सेट सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि अच्छा ये तो हमने कर लिया। एंड एवरीवन टेक्स एटलीस्ट 1 बेवरेज, मतलब हर कोई कुछ ना कुछ तो लेता ही है। जितने भी बच्चे उस हॉस्टल में प्रेजेंट हैं वो या तो ये पीते हैं या फिर ये पीते या फिर ये पीते या फिर मतलब दोनों भी एक साथ पी सकते हैं। मतलब जितने भी बच्चे हैं, जैसे समझिए हॉस्टल में 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 बच्चे कुछ ना कुछ तो पीते ही हैं, या तो कॉफ़ी या तो दोनों ही पीते हैं या फिर चाय पीते हैं या फिर दूध पीते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। अभी इसकी मदद से हमको बताना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल। हमें ये बताना है कि उस हॉस्टल के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, पता है आपको? क्या करेंगे हम, देखो हम यहाँ पे ना ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे। अच्छा, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या कि इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे सबके सब आएंगे, फिर इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स रहेंगे सबके सब आएंगे, और इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो भी आएंगे, और जो इंटरसेक्शन रहेगा जो दोनों में आएगा वो भी आएगा। मतलब सब के सब एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो अगर हमको बताना है कि कितने बच्चे उस हॉस्टल में, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना? तब हमको पता चल जाएगा कि उस हॉस्टल में कितने बच्चे हैं, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं सब के सब कुछ ना कुछ तो पीते ही हैं, या तो वो कॉफ़ी चाय पीते या तो कॉफ़ी या फिर मिल्क। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो ऐसे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए ऐसे, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमको निकालना है। अभी इसके लिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्वेश्चन नंबर 7 में, याद है कि नहीं? इधर ए है ना, तो क्या लिखोगे, एन ऑफ ए लिखोगे। फिर उसके बाद क्या है, बी है तो क्या लिखोगे, एन ऑफ बी लिखोगे। उसके बाद क्या है, सी है तो यहाँ पे एन ऑफ सी लिखोगे। फिर आप माइनस करोगे किसको, इन दोनों को ले लेना, ए यूनियन है ना तो इंटरसेक्शन आएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ओके, ये माइनस करेंगे, फिर माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन सी, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। उसके बाद प्लस किसको करेंगे, तो पूरा यूनियन है ना तो अभी इंटरसेक्शन आ जाएगा ऐसे, एन ऑफ, देखिए ऐसे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा है जी? नहीं, ऐसी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे नहीं दी गई है। यानी कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे क्या आएगा, 0। तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन है क्या जी? नहीं, इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, लेकिन कोई ऐसा एलिमेंट जो तीनों में हो ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 0। अब एक काम करो, बस वैल्यू पुट करो, आपको अभी अभी आंसर मिल जाएगा। एन ऑफ ए इज 25, राइट डाउन। एन ऑफ बी इज 20, ये भी लिख लीजिए। एन ऑफ सी इज 15 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 10, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 8, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज 0 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज ऑल्सो 0, सो राइट इट डाउन। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, इन तीनों को प्लस कर देते हैं, तो 25 और 15 40 20 60, यहाँ पे आ गया 60, फिर 10 और 8 यहाँ पे 18 आ जाएगा। अब इसको माइनस कर दो, आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 42 आएगा। ठीक है, यानी कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आ गया, 42। मतलब उस हॉस्टल के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 42 स्टूडेंट्स हैं। कितने, 42। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो फाइनली यहाँ पे आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और एक और बात बोलना चाहूंगी कि ये डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बनाना ही चाहते हो तो इसको अच्छे तरीके से बनाइए। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे
बना दिया था। अगर आपको बनाना ही है तो अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन लिखो। जैसे कि यहाँ पे एन ऑफ ए कितना है 25 है ना, तो सेट ए के अंदर 25 होना चाहिए, इधर 10 है तो यहाँ पे क्या आएगा 15, इन दोनों को मिला करके 25। उसी तरीके से यहाँ पे बी में कितने 20 है ना, तो 10 और 8 ये भी बी में ही आ रहे हैं, 10 8 18, मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर सी में 15 और ये 8 भी सी में आ रहा है, तो यहाँ पे 7 आएगा क्योंकि 7 और 8 फिर मिला करके 15 होंगे। तो अगर आपको डायग्राम बनाना है तो अच्छे से नंबर लिखिएगा, अच्छे से डायग्राम वगैरह ड्रॉ करके आप कर सकते हो, ठीक है। और नहीं बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, ओके। तो फाइनली 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसको आप लोग लिखिए, उसके बाद हम देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसमें क्या दिया गया है कि देयर आर 260 पर्सन्स विद अ स्किन डिसऑर्डर इफ 150 हैड बीन एक्सपोज्ड टू द केमिकल ए एंड 74 टू द केमिकल बी एंड 36 टू बोथ केमिकल्स ए एंड बी। पहले इतने तक आप समझो, ठीक है। टोटल कितने पर्सन्स है 260 पर्सन्स है, ठीक है, जिनमें से ना 150 को केमिकल ए से एक्सपोज किया गया और 74 लोगों को केमिकल बी से एक्सपोज किया गया, ठीक है। और 36 लोग ऐसे हैं जिनको दोनों केमिकल ए और केमिकल बी दोनों से एक्सपोज किया गया, ठीक है। तो हमको बताना क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सपोज टू केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी। दूसरा क्या बताना है केमिकल बी बट नॉट केमिकल ए, और हमको तीसरा क्या बताना है केमिकल ए और केमिकल बी। तो कैसे करेंगे चलिए आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे हमेशा की तरह सेट कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं लेट सेट एक्स बी द नंबर सेट ऑफ ऑल पर्सन्स, ठीक है। यहाँ पे लिखिए सेट ऑफ ऑल पर्सन्स, यानी जितने भी लोग हैं उनका सेट क्या हो जाएगा सेट एक्स हो जाएगा। इट मीन्स ये यूनिवर्सल सेट हो गया। फिर यहाँ पे सेट ए ले लो, सेट बी ले लो। सेट ए क्या हो जाएगा सेट ऑफ पर्सन्स एक्सपोज टू द केमिकल ए, केमिकल ए, ठीक है। और सेट बी क्या हो जाएगा सेट ऑफ पर्सन्स एक्सपोज टू द केमिकल बी, ठीक है। इतना हमने लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको लिखना। एन ऑफ एक्स यहाँ पे कितना है, टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 260, ओके। और कितने लोगों को केमिकल ए से एक्सपोज किया गया तो 150 को, यानी एन ऑफ ए क्या हो जाएगा 150 और एन ऑफ बी क्या होगा तो 74 पर्सन्स को केमिकल बी से एक्सपोज किया गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 74। और कितने लोग ऐसे हैं जिनको दोनों से एक्सपोज किया गया केमिकल ए और केमिकल बी दोनों से, तो ये 36 लोग हैं। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कितना है यहाँ पे 36, तो लिख देते हैं यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 36, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे देखिएगा, अगर आप डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। देखो ऐसे, वैसे डायग्राम चलो ड्रॉ करके बता देती हूँ। देखो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से थोड़ा ड्रॉ करते हैं ना, अगर बना ही रहे तो थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है, एक्स। और कितने लोग हैं टोटल 260, यहाँ पे 260 लिख दिया। ये हो गया आपका केमिकल ए वालों का सेट, केमिकल ए से जिनको एक्सपोज किया गया, और केमिकल बी से, दोनों से किसको कितने लोगों को एक्सपोज किया गया 36, मतलब ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 36 यहाँ पर। और यहाँ पर क्या आएगा तो देखो एन ऑफ ए कितना है 150, 150 में से 36 को माइनस करके जो भी आएगा वो यहाँ पे लिखना, ठीक है। तभी तो पूरा मिला करके, देखो ये पूरा मिला करके दिया है एन ऑफ ए, यानी कि पूरा के पूरा, ठीक है। तो आप क्या करोगे 150 में से 36 को माइनस करोगे और फिर लिखोगे। याद रखना हमेशा यहाँ पे 14, 10 में से 6 या 4, फिर इधर 4 में से 114 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 114 और एन ऑफ बी कितना है 74, तो 74 में से क्या करोगे 36 को माइनस करोगे, फिर आप यहाँ पे लिखोगे। याद रखो, तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 आएगा, 6 में से 3 गया तो 3, मतलब यहाँ पे 38 आ जाएगा। 38, 8 4 8 9 10 11 12 13 14, सही है, बराबर है, 38 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम भी बना करके मैंने बता दिया। अगर आप लोगों को डायग्राम बनाना है तो बनाइए वेन डायग्राम। चलिए इतना कर लिया। अब उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई थी सब कुछ हमने लिख लिया। अब एक एक करके हम क्वेश्चन देखते जाएंगे और उसका सॉल्यूशन भी साथ ही साथ लिखते जाएंगे। तो पहला हमको क्या बताना है
कि नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सपोज टू केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी, तो यहां पे मैं लिखती हूं नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सपोज्ड टू केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी, केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी। अब इसको आप लिख करके कैसे दिखाओगे, चलो आपको समझाती हूं कैसे लिखना है। देखो एन ऑफ, देखो नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सपोज टू केमिकल ए, केमिकल ए से तो एक्सपोज किए गए बट नॉट केमिकल बी, लेकिन केमिकल बी से नहीं। तो केमिकल बी से नहीं मतलब ऐसा बी का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट बी डैश, इस तरीके से। और यहाँ पर क्या आएगा यूनियन या फिर इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट इंटरसेक्शन, ठीक है। तो कैसे लिखोगे इसको, नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सपोज टू केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी, तो केमिकल ए से तो उनको एक्सपोज किया गया लेकिन केमिकल बी से एक्सपोज नहीं किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, समझ में आई बात। अब देखो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था, कौन सा फॉर्मूला, चलो अभी बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा इन दोनों में से किसके ऊपर डैश नहीं है, तो ए के ऊपर डैश नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे एन ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद माइनस, अभी माइनस किसको हम करेंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, माइनस कर देंगे, ठीक है। एक बार फिर से देखो, ये होता है फॉर्मूला, याद रखना। अगर समझिए ऐसा होता ए के ऊपर डैश होता तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एन ऑफ बी लिखते हैं। वैसे मैंने आपको ये फॉर्मूला पहले बताया है, ठीक है। तो आप जाकर के देख लेना एक बार, जहाँ पे सारे फॉर्मूले लिखे हैं ना उनको एक बार देखो, ऐसे फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। इसी टाइप के, इसमें के 2 फॉर्मूले होते हैं, इसका 2 वर्जन होता है, एक तो ये वाला और दूसरा वाला अभी देखो इसमें हम लोग यूज करेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहला वाला समझ में आया कि नहीं, किसके ऊपर डैश नहीं है वो लिखना, फिर माइनस करोगे किसको, ए इंटरसेक्शन बी को, ओके। वैल्यूज अभी यहाँ पे पुट करो, तो वैल्यूज जब पुट करेंगे, एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए ये देखो 150, इधर लिख दो 150 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज कितना है 36, इधर लिख दो 36। अब माइनस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या मिलेगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1, और फिर यहाँ पे 114, यानी 114 ऐसे लोग हैं जिनको केमिकल ए से एक्सपोज किया गया लेकिन केमिकल बी से एक्सपोज नहीं किया गया। ये देखो हमने ये तो पहले ही निकाल लिया था, है ना। तो बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। 114 यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सपोज टू केमिकल बी बट नॉट केमिकल ए, लिखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स, ये भी बहुत ही आसान है, पर्सन्स एक्सपोज्ड टू केमिकल बी बट नॉट केमिकल ए, यानी वो पर्सन्स जिनको केमिकल बी से तो एक्सपोज किया गया लेकिन केमिकल ए से एक्सपोज नहीं किया गया। तो पता है आपको क्या आएगा, 38 आएगा। कैसे मुझे समझा कि 38 आएगा, तो देखो ये केमिकल बी से कितने लोगों को एक्सपोज किया गया था बताओ, 74 लोगों को, ठीक है। और 36 ऐसे हैं जिनसे दोनों को एक्सपोज किया गया, तो हम क्या करेंगे 74 में से 36 को माइनस करेंगे, क्योंकि क्या है यहाँ पे एक्चुअल में पूछा क्या जा रहा है, सबसे पहले तो वो आप समझने का प्रयास करो, ठीक है। फिर तो क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। क्या बोला है, नंबर ऑफ पर्सन एक्सपोज टू केमिकल बी से तो एक्सपोज किया गया लेकिन केमिकल ए से नहीं। और ये जो 36 है इतने लोगों को केमिकल ए से भी एक्सपोज किया गया है एज वेल एज केमिकल बी से भी, लेकिन यहाँ पे बोला है कि केमिकल बी से जिनको केमिकल ए से जिनको एक्सपोज किया गया वो नहीं आएंगे, मतलब 38 आएगा, है ना। हमको तो ऐसे ओरली आंसर मिल गया लेकिन आपको ऐसे लिख करके दिखाना पड़ेगा, है ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लिखोगे एन ऑफ केमिकल बी से तो एक्सपोज किया गया बट नॉट केमिकल ए, यानी कि ए डैश यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप क्या लिखोगे, किसके ऊपर डैश नहीं है, बी के, तो यहाँ पे लिखोगे एन ऑफ बी माइनस क्या करोगे, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। अच्छा यहाँ पे उल्टा हो गया ना, बी इंटरसेक्शन ए, तो इसको थोड़ा सीधा करके लिख दो, ओके। यहाँ पे लिखना ए कॉम्प्लीमेंट बट नॉट ऐसे बी, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से। और यहाँ पे हम लोग सीधे से लिख देते हैं,
क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आई बात? तो वैसे भी लिखते तो भी चलता, लेकिन हमने देखो ए इंटरसेक्शन बी निकाला है ऐसे सीधा सीधा, तो सीधा सीधा ही लिखना चाहिए, ऐसे उल्टा पुल्टा लिखने की क्या ज़रूरत है। चलो अब देखो एन ऑफ बी कितना है 74 और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 36। चलो माइनस कर दो, अभी आपको आंसर मिल जाएगा। 14 में से 6 जाएगा तो 8, 6 में से 3 जाएगा तो 3, कितना आया स्टूडेंट 38 आया। यहाँ पे लिख दीजिए 38, बस खत्म कहानी। अब लास्ट वाला क्वेश्चन रह जाएगा, ये तो कितने बार कर चुके हो, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद से ही सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी बताऊंगी, ये मत सोचना कि छोड़ दूंगी, बिल्कुल भी नहीं, है ना। छोड़ने को मैं छोड़ देती, लेकिन फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाती है ना, फिर ये एक क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बनाओ, इससे अच्छा पहले ही कर दो। चलो थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड में क्या बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सपोज टू केमिकल ए और केमिकल बी, और आया मतलब यूनियन, याद है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सपोज्ड टू केमिकल ए और केमिकल बी, केमिकल ए और केमिकल बी, यानी आपको बताना क्या है, ए यूनियन बी बताना है। वेरी सिंपल, यहाँ पे लिखिए एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हो, तो क्या आएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, माइनस करोगे किसको, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वैल्यूज पुट करो जल्दी से। एन ऑफ ए इज 150, एन ऑफ बी इज 74, माइनस इंटरसेक्शन क्या है 36, दोनों को प्लस करो 36 को माइनस करो, तो 150 प्लस 74, तो इधर आ जाएगा 4, 7 और 5 12, 224 आ जाएगा। 224 में से 36 को घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो क्या आएगा 14 में से 6 गया 8 और उधर 1, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 11, 8 बचेगा, 8 9 10 11 8 आएगा। और उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, 188, ठीक है, यहाँ पे आ गया 188, तो लिख देते हैं यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 188, यानी 188 लोग ऐसे हैं जिनको केमिकल ए और केमिकल बी से एक्सपोज किया गया, यानी एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ गया 188, ठीक है। तो ये लीजिए आपका फाइनल आंसर। अच्छा, अगर आप चाहते तो इसका आंसर ना, मतलब इसका आंसर ओरली भी निकाल सकते, क्या करना था हमें पता है, इन तीनों को प्लस कर दीजिए, 114 प्लस 36 प्लस 38 करके देखो एक बार। चलो करते हैं, देखो 114 फिर 36 और 38, 8 6 4 10 8 18, 3 3 6 7 8, देखो 188 आया कि नहीं। तो आप ऐसे भी कर सकते थे और ऐसे किया तो और अच्छी बात है ना, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। तो ये लीजिए, यहाँ पे फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। 4 वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए थे, सबके सब मैंने आपको सॉल्व करके बताया, तो बस आपको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ बहुत ही आसान है। और सबसे मेन चीज़ तो ये फॉर्मूले जब तक याद नहीं रहेंगे तो फिर आप कैसे करोगे, इसीलिए फॉर्मूलों को अच्छे से याद कीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें देखो सेट ए दिया है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और आगे क्या दिया गया है कि राइट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, यानी ए के जो भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे वो हमको यहाँ पे लिखना है। मतलब एक्चुअल में हमको बताना क्या है, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट मतलब क्या होता है, जैसे जो आपका सेट ए है इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे उन सभी का आप एक सेट बना करके लिख दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। तो चलिए लिख लेते हैं, देरी किस बात की, यहाँ पे हम लिखते हैं आंसर। देखो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, सबसे पहला तो जो नल सेट है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो यहाँ पे नल सेट ऐसे होता है, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा सबसेट क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये 1 को ले लो, फिर तीसरा इसके अंदर 2 को ले लो, फिर यहाँ पे चौथा इसके अंदर 3 को ले लो। तो हमने क्या किया, एक एक एलिमेंट को लिख दिया, ये सभी क्या है, सबसेट्स ऑफ सेट ए। उसके बाद हम एक काम करते हैं, 1 2 को ले लेते हैं सेट के अंदर 1 2, उसके बाद 2 3 को ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 3, उसके बाद 1 3 को अभी एक साथ ले लेते हैं, तो 1 3, और कुछ बचा हुआ है। देखो फाइनली हम 1 2 3 ले लेते हैं, क्योंकि ये जो सेट मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ ये भी क्या होगा, सबसेट ऑफ सेट ए। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 और 3, ठीक है।
बस इतने ही पॉसिबल सबसेट्स हैं ऑफ सेट ए, यानी कि पावर सेट ऑफ ए ये हो जाएगा। समझ में आया आपको? ये सभी क्या है? पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए। 11th क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। 12th क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें क्या करना है, ये जो इंटरवल्स यहाँ पे दिए गए इन्हें सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, -3 और 0, और यहाँ पे देखो ये वाला ब्रैकेट है, तो इसको हम पता है क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल, और ये जो दोनों तरफ से ऐसे घिरा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल। ठीक है, और आधा घिरा रहेगा, आधा दोनों तरफ से पूरा बंद रहेगा, आधा खुला रहेगा, तो क्या कहते हैं, सेमी क्लोज इंटरवल। आपको बताया था ना मैंने, जो हमारा बेसिक वाला वीडियो था उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है, वैसे करके तो कैसे करेंगे देखो आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्या है, -3 और 0, इसे हमें सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है। और यहाँ पे कौन सा इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल है। अभी ओपन इंटरवल रहेगा तो इसको आप कैसे लिखोगे, देखो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे लिखिएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये सभी क्या है, रियल नंबर्स है ना, सबके सब रियल नंबर्स। देखो -3 0 सब के सब रियल नंबर होते हैं, बस इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़ोगे, रूट के अंदर अगर माइनस में कोई भी नंबर आया तो उसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, तो रूट के अंदर ऐसा कोई है क्या, निगेटिव नंबर नहीं है ना, तो ये सभी क्या है, रियल नंबर्स है। तो मैंने क्या लिखा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और फिर यहाँ पे हम आगे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे ओपन इंटरवल है, -3 और 0 है, तो -3 लिखिए, यहाँ पे 0 लिखिए। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे बीच में x आएगा। ठीक है, और फिर ये ओपन का मतलब क्या होता है ना, ये ओपन मतलब क्या है, ऐसे x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और इसमें -3 और 0 इंक्लूडेड नहीं है, वो क्या है, एक्सक्लूडेड है, इसके अंदर वो नहीं आ रहे। जैसे अगर मैं नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँ, देख लो ध्यान से ही, समझो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -3 है, और बस इतना ही है ना, 0 और -3। तो इसके देखो यहाँ पे क्या है, -3 से बड़ा मतलब इसके आगे के जो भी वैल्यूज है वो आ सकते हैं, और 0 से छोटा मतलब इसके इधर के, इसके पीछे के जो वैल्यूज है वो सभी आ सकते हैं, लेकिन 3 और 0 इसमें नहीं आ सकते, क्योंकि ये क्या है, ओपन इंटरवल है। अगर ऐसे क्लोज होता तो मतलब 0 भी आएगा और -3 भी आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है ना, यानी -3 नहीं आएगा और 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। तो आपको दिखाना कैसे, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे समझोगे, ऐसे याद रखो, जब ऐसा वाला ब्रैकेट रहेगा ना, ऐसे वाला, ठीक है, राउंड वाला, तो फिर आपको वहाँ पे ऐसे इक्वल नहीं लगाना है, और अगर राउंड नहीं रहा, ऐसे रहा स्क्वायर वाला, तो आपको इक्वल लगा देना। अभी नेक्स्ट वाला सम आपको बताती हूँ, आपको समझ आएगा। देखो जैसे यहाँ पे क्या है, क्लोज इंटरवल है ना, तो फिर इसको आप कैसे लिखोगे, दोनों को कंपेयर करके समझोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, और फिर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है, 12 है, बीच में आता है x। ठीक है, अभी देखो इधर से भी क्लोज हो जा रहा है, इधर से भी क्लोज इंटरवल है ना, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 एंड लेस देन और इक्वल टू 12। इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो इक्वल कब लगाओगे, जब ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, तो आपको ऐसे इक्वल लगा देना है। और जब ऐसे ये वाला ब्रैकेट रहा, राउंड ब्रैकेट, तो आपको क्या करना है, ऐसे इक्वल नहीं लगाना है। ठीक है, तो इक्वल कब लगाना है, समझ में आया। चलिए अभी आगे देखते हैं। तो आगे ये रहा आपका क्वेश्चन, यहाँ पे 6,12 है, और यहाँ पे क्या है, ओपन ब्रैकेट है, मतलब ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो इसको आप किस तरीके से करोगे, देखो मैं आपको बताती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर देखोगे ना, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था बताओ आपको, यहाँ पे ना ऐसे होना चाहिए था, आपका सवाल ऐसे होना चाहिए था, इधर ओपन मतलब इधर खुला हुआ, ठीक है, और इधर पूरा ऐसे बंद हुआ। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए था अगर ऐसे देखा जाए तो। वैसे तो आप कर सकते हो, अगर ऐसा है तो कर सकते हो ना, अभी आपको सिखाया। तो टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर दिया हुआ है उसके हिसाब से हम करते हैं। ओके, आपके टीचर्स अगर आपको ऐसे ही करवा रहे तो ठीक है, अच्छी बात है, वैसे करो, लेकिन सब कुछ समझ करके रखो। ठीक है, एग्जाम में कैसे भी समझा सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसा कर दिया, और ये कैसा है बताओ आपको, अगर टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर के हिसाब से देखा जाए तो इधर से ये क्लोज है, ऐसे, ठीक है, ऐसे है, और यहाँ से ये ओपन है। तो चलो अभी फाइनली इसको हम करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 6,12 इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, उसके बाद यहाँ पे 6 है, लिख दीजिए,
12 है, ये भी लिख दीजिए, इधर से क्लोज कर दीजिए, यहाँ पे x आएगा। अब देखो यहाँ पे ओपन है ना, तो क्या लिखोगे, x इज ग्रेटर देन 6, और यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा क्योंकि ये ओपन है, 6 यहाँ से एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 12, और यहाँ पे इक्वल का साइन, वाई, क्योंकि यहाँ पे देखो क्लोज हो जा रहा है, इधर ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इधर राउंड ब्रैकेट है, राउंड रहा तो क्या करना है, इक्वल नहीं लगाना है। जब ये पूरा के पूरा बंद रहेगा, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, तब आपको इक्वल का साइन लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर के हिसाब से हमने क्या किया, क्वेश्चन को चेंज कर दिया, लेकिन अगर आपको पहले जैसा करना है तो वैसा भी कर सकते हो, यहाँ पे सिखाया था ना। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, ऐसे है -23 और फिर 5, तो इसको कैसे करोगे, ये भी आपको आता ही है। यहाँ पे लिखोगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और फिर यहाँ पे -23 है, -23 लिखना, यहाँ पे 5 है, 5 लिख देना, यहाँ पे x, और फिर इधर क्लोज कर दो ब्रैकेट को, करली ब्रैकेट को। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऐसा स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर आता है तो क्या करना पड़ता है आपको, उधर इक्वल का साइन लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -23 एंड लेस देन 5, ओके, इस तरीके से लेस देन, क्योंकि इधर ये देखो ये कौन सा ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है, इधर क्या था स्क्वायर, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वल लगा दिया, और इधर राउंड था तो इक्वल नहीं लगाया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। काफ़ी इजी था, सबसे इजी तो यही मुझे लगा। आप बताइएगा कि इस एक्सरसाइज में आपको सबसे इजी सम कौन सा लगा, ठीक है। वैसे तो मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चे ये आंसर देंगे और बहुत लोगों को ये इजी लगा होगा, वैसे दोनों ही इजी थे, ठीक है। तो आप बताइएगा जरूर कमेंट करके, ओके। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.1 फाइनली कंप्लीट हो गया। काफ़ी बड़ा एक्सरसाइज था, है ना। इसके लिए हमने अलग अलग वीडियोज़ में देखे क्वेश्चन वाइज, ठीक है। तो आप लोग को बताना चाहूँगी कि जो आपका आगे का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2, वो भी मैंने करवा दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियोस को लाइन से देख सकते हो। मैंने पूरा बेसिक कंसेप्ट बताया है, सबसे पहले 1.2 का, उसके बाद एक्सरसाइज 1.2, फिर मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज भी करवा दिया है। तो जाइए प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे वीडियोज़ को आप देखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।